जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, लेक और वाटरफॉल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। तो हमारी पहली सेंचुरी है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये संथाल परगना के वेस्ट में लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ में लोकेटेड है और गंगा नदी के साउथ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस मैप में देखिए ये है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन। तो साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू का पठार प्रेजेंट है, प्लस इसके नॉर्थ में गंगा नदी प्रेजेंट है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है तो ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और इसका जो टोटल एरिया है वो 682 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि भीमबंध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। और ये सभी जो हॉट स्प्रिंग्स हैं इनका जो पानी है पूरे साल इनके पानी का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में और झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस मैप में देखिए ये लोकेशन है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये बिहार और झारखंड ये बिल्कुल जो है दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। और ये सेंचुरी जो है टोटल 259 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो यहाँ की ट्रीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए जो अपना लीव है वो शेड कर देती हैं। और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है अगर हम मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो ये जो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है ये छोटा नागपुर वाले एरिया में प्रेजेंट है। वहीं जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है यहाँ पे मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। और मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होती हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो एनुअली 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और हम मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्राई एंड वेट साल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, प्लस रेवाइन थॉर्न वुड्स और ट्रॉपिकल ड्राई रिवराइन फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं। और यहाँ के फौना में टाइगर्स, लेपर्ड, वुल्फ, स्लॉथ बियर, चीतल, चिनकारास और कई बर्ड की जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये विंध्यास माउंटेन के स्क्रैप लैंड में प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे जो विंध्या माउंटेन है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये एक टाइगर कॉरिडोर भी है। तो इस मैप में देखिए ये लोकेशन है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो यहाँ पे जो विंध्यस माउंटेन की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आके अब इनका लास्ट जो है छोर है, यहाँ पे ये आके ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रेजेंट है। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया कवर करती है, जिसमें कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और रोहतास है। इसका जो टोटल एरिया है वो 1342 स्क्वायर किलोमीटर का है। प्लस इस सेंचुरी में एंशियंट केव पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो है वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क पाए जाते हैं, जो कि इस इमेज में है। और ये फॉसिल पार्क जो है वो लगभग 150 करोड़ ईयर पुराना है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई वाटरफॉल्स भी हैं और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो करकट वाटरफॉल और तिलहर वाटरफॉल है। और यहाँ पर बर्ड की 70 स्पीसीज़ पाई जाती हैं और ये 70 स्पीसीज़ जो हैं ये पूरे साल इसी सेंचुरी में रहती हैं। और जब विंटर्स आता है तो उस टाइम जो है सेंट्रल एशियन रीजन से भी यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं। यहाँ के फौना में टाइगर्स, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, सांबर डियर, चीतल्स, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स और नीलगाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये राजगीर में लोकेटेड है और ये सेंचुरी नालंदा फॉरेस्ट डिवीज़न का पार्ट है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 5 माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैबगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। और इन्हीं को हम बोलते हैं राजगीर माउंटेन। ठीक है, इन्हीं को हम राजगीर माउंटेन्स भी बोलते हैं। और बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। प्लस इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास इको सेंसिटिव जोन भी है। देखिए इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बाउंड्री है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री से जो है कुछ किलोमीटर की दूरी तक जो है इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो देखिए जो इको सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे ये जो है 100 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस सेंचुरी का जो टोटल एरिया है वो 29.545 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ के फौना में वाइल्ड बोर, नीलगाय, चीतल, रेड जंगल फ्लो, इंडियन क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन, इंडियन हेयर, नॉर्दर्न प्लेन ग्रे लंगूर,
रेस्कस मकाऊ और गोल्डन जैकल पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि इंडियन पाइथन। नेक्स्ट है कांवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये एक रामसर साइट भी है। तो कांवर झील जो है ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, और इसको कबरताल लेक भी बोलते हैं या कबरताल वेटलैंड भी बोलते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इसको कांवर झील बोलते हैं। तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है, और राजस्थान का जो कोयला देव घाना नेशनल पार्क है इसी में सिचुएटेड है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो जो कांवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की साइज़ है वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी से भी काफ़ी बड़ी है। और कांवर झील जो है वो बेगूसराय शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है, मंझौल में ये लोकेटेड है, और ये बना है बूढ़ी गंडक रिवर के मियांड्रिंग करने की वजह से। तो बूढ़ी गंडक की मियांड्रिंग की वजह से जो कांवर लेक है उसका फॉर्मेशन हुआ है, और ये बिहार की पहली रामसर साइट है, और 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से 3 वल्चर की स्पीसीज़ हैं और 2 वाटर बर्ड्स हैं। तो 3 वल्चर की स्पीसीज़ में जो है वाइट ब्लैक वल्चर, लॉन्ग्ड बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर है। वहीं वाटर बर्ड की स्पीसीज़ में सोशल लॉपिग और बेस पोचर्ड है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो देखिए विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये गंगा नदी के लगभग 60 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच में फैला हुआ है। इस मैप में देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुल्तानगंज है और यहाँ पे है कहलगांव। तो ये दोनों जो है भागलपुर में पड़ता है। तो सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक ये लगभग यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि टोटल एरिया जो है ये लगभग गंगा नदी का 60 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और बारिश के मौसम में जब गंगा नदी का पानी बढ़ता है, यानी कि जब गंगा नदी चौड़ी हो जाती है तो इसका जो एरिया है वो भी चौड़ा हो जाता है, और गर्मी के मौसम में जब गंगा नदी पतली हो जाती है तो इसका जो एरिया है वो भी पतला हो जाता है। और इस सेंचुरी का नाम जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे रखा गया है, और 1991 में इसको विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का जो दर्जा है वो दिया गया था। और ये गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है। गैंजेटिक डॉल्फिन जो कि इंडिया की जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। देखिए गैंजेटिक डॉल्फिन जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती हैं। वहीं जो कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का, इसके अपेंडिक्स 2 में आती हैं, और IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनकी लगभग 135 डिफरेंट स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि वाटरफॉल, घड़ियाल, इंडियन स्मूथ कोटेड ऑटर और जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं। नेक्स्ट है नागी एंड नकटी डैम बर्ड सेंचुरी। तो देखिए ये 2 अलग बर्ड सेंचुरी है, लेकिन ये काफ़ी पास में लोकेटेड है। तो यहाँ इस मैप में देखिए ये लोकेशन है नकटी और नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो नॉर्थ में भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। वहीं इसके साउथ में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है। तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। जमुई में झाझा है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, और झारखंड के बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो देखिए 25 फरवरी 1984 को नागी बर्ड सेंचुरी को जो है बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, और ये दर्जा दिया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो इसके सेक्शन 18 के तहत जो है इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। तो देखिए इस बर्ड सेंचुरी के संबंध में जो है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो बार हेडेड गीज़ है, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ है, तो ये लगभग 600 की संख्या में यहाँ पे पाए गए थे। अगर इनकी हम ग्लोबल पॉपुलेशन देखें तो उसका 3% जो है वो यहाँ पे मिले थे। और इसी की वजह से जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, और कहा गया कि जो वर्ल्ड का बर्ड पॉपुलेशन है उसके कंजर्वेशन के लिए ये सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेंचुरी का टोटल एरिया 2.1 स्क्वायर किलोमीटर का है, और यहाँ पे लगभग बर्ड की 136 स्पीसीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा विंटर टाइम में जो है कई माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे आती हैं, खासकर नवंबर से फरवरी महीने के बीच में। और ये जो बर्ड की स्पीसीज़ हैं ये यूरेशिया से, सेंट्रल एशिया से, आर्कटिक सर्कल, रशिया और नॉर्थ चाइना से यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है वो पटना में है, और इसको संजय गांधी जैविक उद्यान भी बोलते हैं, या इसको पटना जू भी बोलते हैं। और ये पार्क जो है 1969 में जो है क्रिएट किया गया था एज ए बॉटनिकल गार्डन, लेकिन 1973 में इसको जो है जू बना दिया गया, और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इसको 8 मार्च 1983 को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया डिक्लेयर किया गया। और पहले ये एरिया जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता था, लेकिन इसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया।
और इस बॉटनिकल गार्डन में लगभग 300 डिफरेंट काइंड ऑफ जो ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स हैं उनकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट का गार्डन भी है, एक रोज़ गार्डन है, एक ऑर्चिड हाउस है, एक फर्न हाउस है और एक ग्लास हाउस है। और यहाँ पर एनिमल्स की लगभग 110 स्पीसीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी और ये वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है और इसको 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो टोटल एरिया है वो 8.74 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है ये एक वेटलैंड भी है, क्योंकि ये एरिया जो है वो एक ऑक्सबो लेक के किनारे सिचुएटेड है। और ये जो ऑक्सबो लेक है ये बना है गंडक रिवर की वजह से। और यहाँ पर जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं इनकी परमानेंट और माइग्रेटरी स्पीसीज दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो देखिए जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये शिवालिक माउंटेन्स के फुट हिल्स पे प्रेजेंट है, यानी कि जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो मैप में देखिए ये जो है ये है लोकेशन वाल्मीकि नेशनल पार्क की। तो इसकी जो बाउंड्री है वो नेपाल से भी लगती है प्लस यूपी से भी लगती है। और गंडक नदी जो है वो इसके वेस्ट में प्रेजेंट है। वेस्ट साइड से जो है गंडक नदी इससे बाउंड्री बनाती है और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है और ये इंडिया का 18th टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो हरहा मानस रिवर सिस्टम है, यानी कि हरहा मानस रिवर सिस्टम ही आगे चल के जो बूढ़ी गंडक नदी है वो इससे फॉर्म होती है। तो हरहा मानस रिवर सिस्टम वाल्मीकि नेशनल पार्क से जो है ओरिजिनेट करता है और इस नेशनल पार्क का टोटल एरिया है 898.45 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का लगभग 17.4% जो एरिया है वो ये पूरा नेशनल पार्क कवर करता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करेंटली 54 बंगाल टाइगर्स हैं। वहीं 2018 में यहाँ पे 31 बंगाल टाइगर्स थे और 2023 में जब गिनती की गई तो यहाँ पे 54 बंगाल टाइगर्स पाए गए। और 2023 के बाद अभी टाइगर्स की जो काउंटिंग है वो नहीं हुई है। तो देखिए वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। वहीं नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1990 में मिला। यहाँ के मेजर फौना में बंगाल टाइगर, राइनोसेरस, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, बाकिंग डियर, स्पॉटेड डियर और हॉक डियर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम थारू कम्युनिटी। इसके अलावा बिहार में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी हैं, जैसे कि बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसको सलीम अली जुबा शाहानी बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं और ये बिहार के वैशाली में प्रेजेंट है। और यहीं पे प्रेजेंट है बरेला लेक और यहाँ पर भी माइग्रेटरी बर्ड की जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा एक कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वेटलैंड एरिया भी है और ये रिवर कोसी के राइट में पड़ता है और ये कांवर लेक के पास पड़ता है। तो इस मैप में देखिए ये लोकेशन है कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और इसी के पास में प्रेजेंट है कांवर झील। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार के लेक्स, वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। तो देखिए लेक का जो फॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। तो कई तरह के जियोलॉजिकल प्रोसेस से जो लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि ग्लेशियर इरोजन या कि कोई भी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसकी वजह से, या जो वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से, या रिवर की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इन सारी वजहों से जो लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, या ह्यूमन इंटरवेंशन से भी जो लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिसको हम मैन मेड लेक बोलते हैं। और हमारे बिहार का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है यहाँ पे कई सारे जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो प्रेजेंट हैं और ये ऑक्सबो लेक्स गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा के मियांडरिंग करने की वजह से बने हैं। तो देखिए ये नदियाँ जो हैं ये काफ़ी ऊपर से निकलती हैं, ठीक है, काफ़ी ऊपर से ये नदियाँ निकलती हैं और जब ये आती हैं तो यहाँ पे इनको प्लेन सरफेस मिलता है। तो इसकी वजह से जो इनकी स्पीड है, पहले तो जब ये ऊपर से गिरती हैं पहाड़ से तो इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और उस तेज़ स्पीड की वजह से ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं वो भी लेके आती हैं। लेकिन जैसे ही ये प्लेन वाले एरिया में पहुंचती हैं तो यहाँ पे इनकी स्पीड जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट ये लेके आ रही थी वो सेडिमेंट जो है इस प्लेन वाले एरिया में जो है फैल जाता है और इस रीज़न की वजह से ये नदियाँ जो हैं वो मियांडरिंग करती हैं, जिसकी वजह से ताल, चौर या मोट्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं एरियाज़ को हम वेटलैंड एरियाज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है कांवर लेक और कांवर लेक बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है और कांवर लेक बना है गंडक रिवर के मियांडरिंग करने की वजह से। और 2020 में कांवर लेक को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और ये बिहार का पहला और ओनली वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिला है। बात करें इसके साइज़ की तो ये जो है पहले 6000 से 7000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो साइज़ है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये लेक जो है वो वाटर के लिए डिपेंडेंट है रेनफॉल पे
और बारिश के मौसम में इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है और जैसे ही गर्मी आती है तो इसका पानी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है कांवर लेक की। तो देखिए कांवर लेक जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड की जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा जो लोकल फिशरमैन हैं इनके लिए ये लेक जो है एक लाइवलीहुड का सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इनके द्वारा जो है मछली पालन किया जाता है। प्लस जो कांवर लेक है ये एक रामसर साइट है और इसीलिए इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। प्लस जो कांवर लेक है यहाँ पे 58 माइग्रेटरी जो वाटर बर्ड की स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं। और जो लेक्स होते हैं वो कल्चरली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो छठ पूजा होती है वो कहीं नदी के किनारे या कहीं लेक्स के किनारे ही होती है। अब बात करते हैं कि जो कांवर लेक है इसके डिक्लाइन का कारण क्या है, क्यों कांवर लेक जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, इसकी जो साइज़ है वो कम हो रही है। तो पहला रीज़न है इंक्रोचमेंट और एग्रीकल्चर यूज़ की वजह से, यानी कि जो एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो लेक की साइज़ है वो कम हो रही है। इसके अलावा ये लेक जो है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है अपने वाटर के लिए, यानी कि ये जो है मॉनसून रेनफॉल पे ये डिपेंडेंट रहता है और अगर बारिश होगी तो इसका पानी काफ़ी भर जाता है, लेकिन वहीं गर्मी में ये जो लेक है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है। तो इस लेक को भले ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से इसकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए उस तरीके से इसकी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो रही है। और यहाँ पर हमें पोचिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ हंटर्स हैं वो बर्ड की हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। अब बिहार के कुछ अदर लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कुशेश्वर स्थान लेक। तो कुशेश्वर स्थान लेक जो है ये बिहार के दरभंगा में है और ये पड़ता है कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में, और इसको 1972 में बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर ठंडी के महीने में जो है कई माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ आती हैं, जैसे कि दालमेशियन पेलिकन और साइबेरियन क्रेन्स। और कुशेश्वर स्थान लेक जो है ये लगभग 20 किलोमीटर का एरिया कवर करता है विंटर्स में, और वहीं जब रेनी सीज़न आता है तो ये लगभग 100 किलोमीटर में फैल जाता है। और रेनी सीज़न में इसमें जो पानी आता है वो कमला रिवर और कारे रिवर की वजह से आता है। इसके अलावा ये लेक जो है ये एक फेमस रिलीजियस साइट भी है, प्लस ये लेक फिशिंग और ट्रेडिंग का एक सेंटर भी है। नेक्स्ट है गोगाबील लेक, और इसको हम गोगा छाप या गोगा लेक भी बोलते हैं। ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनिहारी में पड़ता है और ये लेक का जो टोटल एरिया है वो है 5 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और ये बिहार का 15वां रिजर्व एरिया है और पहला कम्युनिटी सेंचुरी है। इस लेक को जो पानी है वो मानसून के रेन से मिलता है और महानंदा रिवर की वजह से मिलता है, और यहाँ पर भी माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और कैस्पियन सी और साइबेरिया वाले एरिया से यहाँ पे लगभग 300 जो माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ हैं वो हर साल आती हैं। नेक्स्ट है सिमरी लेक। सिमरी लेक जो है वो बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक में लोकेटेड है, और ये लेक जो है ये एक हॉर्सशू शेप का लेक है, और ये लेक कांवर लेक के साउथ वेस्ट में प्रेजेंट है और कुशेश्वर स्थान लेक के नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जगतपुर लेक, और ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये लगभग 400 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करता है। लेकिन समर सीज़न में क्या होता है, इसका एरिया काफ़ी श्रिंक कर जाता है और ये सिर्फ 50 हेक्टेयर्स में आ जाता है। उसके बाद है उदयपुर लेक। उदयपुर लेक जो है ये भी एक हॉर्सशू शेप का लेक है और ये गंडक रिवर की वजह से फॉर्म हुआ है, और इस लेक को सरैया मान भी बोलते हैं, और ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद है अनुपम लेक, और अनुपम लेक जो है ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, और इसके पास ही करकट और तिलहर वाटरफॉल प्रेजेंट है। बात करें बिहार में लेक के इम्पोर्टेंस की, तो देखिए लेक्स जो हैं वो कई तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे हम ग्राउंड वाटर के रिचार्ज की बात करें या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करें। प्लस ये लेक जो है बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, जैसे कि टूरिज़्म है। तो लेक्स की वजह से जो स्टेट का टूरिज़्म है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो देखिए लेक्स जो हैं वो फ्रेश वाटर का एक सोर्स हैं, और आपको पता है कि हमारे धरती पे केवल 1% ही पानी ऐसा है जो पीने के लायक है, और ये लेक्स जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। प्लस जो फिशरीज़ हैं, फिशरीज़ को डेवलप करने में भी ये लेक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो है इरिगेशन पर्पज़ में लेक्स का जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है। प्लस इसको नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन में भी हम लेक का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ टूरिज़्म डेवलपमेंट में भी लेक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये लेक्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी जो सीनिक ब्यूटी है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो इस एरिया में आते हैं। इसके अलावा जो लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं ये फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी वजह से जो लेक्स हैं वो इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए हमारे बिहार में कुछ फ़िश की स्पीसीज़ हैं, जैसे कि रोहू, कतला और मृगल।
प्लस ये लेक्स जो हैं वो मखाना के और वाटर चेस्टनट के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक प्लान लाया गया, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो ये है कि जो भी लेक या जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। और इसके लिए नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान NLCP और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इनको जो है मर्ज कर दिया गया। और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो एडमिनिस्टर करता है। तो बात करते हैं नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के बारे में। तो देखिए, NLCP जो है ये एक लेक को डिफाइन करता है कि किसको हम लेक बोलेंगे। तो कोई भी ऐसी परमानेंट वाटर बॉडी जिसमें जो मिनिमम वाटर डेप्थ होनी चाहिए वो 3 मीटर की होनी चाहिए, और अगर वो 10 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है तो उसको लेक्स बोला जाएगा। और 2001 से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा जो है NLCP को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि ऐसे लेक्स जो काफ़ी पोल्यूटेड या जो डिग्रेडेड लेक्स हैं उनको जो है कंजर्व किया जाए, उनको जो है मैनेज किया जाए। तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है NLCP और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को मर्ज करके। और इनको जो मर्ज इसलिए किया गया क्योंकि इनका जो काम था वो ओवरलैप कर रहा था, तो इसी की वजह से ये जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके सही तरीके से काम कर सकें, इसीलिए इसको मर्ज करके एक बॉडी बना दिया गया। तो इंडिया में जितने भी लेक्स या वेटलैंड प्रेजेंट हैं उनको कंजर्व करना और उनको मैनेज करना जो है इनका काम है। बात करें इनके ऑब्जेक्टिव और गोल की, तो देखिए NLCP का गोल है कि जो भी लेक्स या वेटलैंड प्रेजेंट हैं उनको ये रिस्टोर करें या कंजर्व करें। और साथ ही साथ अगर लेक की वाटर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई है तो उसको ये जो है इम्प्रूव करने के लिए वर्क करें। तो NLCP जो है जो भी लेक्स पोल्यूटेड हो चुके हैं, जो भी लेक्स ख़राब हो चुके हैं या जो भी लेक्स डिग्रेड हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो साइज़ है अगर वो कम हो रही है, श्रिंक कर रही है, तो ये जो है उस लेक्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और अगर वो लेक जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है तो उसको जो है ट्रीट करने का काम करते हैं। तो एक लेक का पूरा जो कैचमेंट एरिया होता है उस कैचमेंट एरिया के लिए ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए ये कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्टिलिंग, वीड रिमूवल, बायोरेमिडिएशन, एरिएशन, बायोमैनिपुलेशन, न्यूट्रिएंट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ एनॉक्सिक हाइपोलिमिनियन, आर्टिफिशियल वेटलैंड अप्रोचेस। तो इन टेक्निक्स का ये यूज़ करके जो लेक्स हैं उनको साफ़ करने की और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इनके लिए जो फंड वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया तो उसका जो 70% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया जाता है। वहीं स्टेट जो है 30% इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कवर करता है, और उस 30% में से भी जो 10% है वो लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी के थ्रू जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर किया जाता है। और अगर इंटरनल सीवेज के संबंध में अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तो उस समय जो फंडिंग है उसमें जो है सेंटर और स्टेट का जो स्प्लिट होगा वो 60:40 का हो जाता है। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है लेक को कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं। तो देखिए, कटिहार का जो गोगाबिल लेक है जो कि मनिहारी में प्रेजेंट है, तो इसको एक कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स है, लैंड रिफॉर्म और रेवेन्यू है, तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स में जो वेटलैंड का जो भी लैंड होगा उसको वेटलैंड की तरह ही क्लासीफाई किया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, सरकार जो है उदयपुर लेक, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, गोगाबिल और गोकुल रिजर्वायर को जो है रामसर साइट डिक्लेयर करने की तरफ जो है काम कर रही है। और बिहार गवर्नमेंट का जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसके हेल्प से जो है लगभग 2800 पब्लिक वेल्स, पॉन्ड और लेक को अगले 2 साल में रिस्टोर किया जाएगा। और सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको स्कूल के कैंपसेस में जो है लागू किया जाएगा, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ सके। अब बात करते हैं बिहार के कुछ मेजर वाटरफॉल्स के बारे में। तो देखिए, बिहार में जो वाटरफॉल्स हैं वो खासकर बिहार के प्लेट्यू वाले रीजन्स में प्रेजेंट हैं, जैसे कि रोहतास, कैमूर, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला वाटरफॉल है काकोलट वाटरफॉल, और ये बिहार का सबसे फेमस वाटरफॉल है और ये नवादा के कालाकोट हिल पे प्रेजेंट है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 47 मीटर या 160 फीट है। उसके बाद है दुर्गावती वाटरफॉल, और ये दुर्गावती रिवर के पास कैमूर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, और इसका जो पानी है वो 90 मीटर की हाइट से गिरता है, और इसको खदरखो वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। अगला है करकट वाटरफॉल, और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कैमूर हिल्स में लोकेटेड है। इसके अलावा जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इस वाटरफॉल के पास है।
इसके बाद है जायरा कुंड वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के फुलवरिया रिवर के पास है। नेक्स्ट है तिलहर कुंड। तिलहर कुंड जो है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है और ये दुर्गावती रिवर के पास है। उसके बाद है उखरिन कुंड। उखरिन कुंड जो है ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है और ये वाटरफॉल लगभग 90 मीटर की हाइट से गिरता है और ये गोपेत रिवर के पास है। उसके बाद है सुक्कलदारी वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल यूपी, एमपी और बिहार के बीच में जो है बॉर्डर बनाता है, और इसी के पास से जो कनहर रिवर है वो जो है लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। नेक्स्ट है धुआ कुंड वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल जो है काव रिवर के पास है, ताराचंडी हिल्स में, सासाराम में। तो रोहतास के सासाराम में ये लोकेटेड है, ताराचंडी हिल्स पे। और धुआं कुंड वाटरफॉल जो है ये मजहर कुंड वाटरफॉल का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। और मजहर कुंड वाटरफॉल कहाँ प्रेजेंट है, तो कैमूर हिल्स पे प्रेजेंट है, और धुआं कुंड वाटरफॉल इसी वाटरफॉल का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो मजहर कुंड वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पे लगभग 36.5 मीटर की ऊंचाई से जो है ये पानी गिरता है, और उसकी वजह से इसका अपीयरेंस मिस्टी हो जाता है, इसीलिए इसको धुआं कुंड बोलते हैं। और ये वाटरफॉल जो है वो रेंज पे डिपेंड करता है। प्लस इस वाटरफॉल के पास कैपेसिटी है लगभग 50 से 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। अब बात करते हैं बिहार के हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। तो देखिए, बिहार का ज़्यादातर जो हॉट स्प्रिंग है ये राजगीर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसके अलावा गया और नालंदा में भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये बने किस वजह से होते हैं, तो मान लीजिए कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी है जहाँ पे कोई पहले वॉल्केनो हुआ करता था, अब वो वॉल्केनो जो है वो एक्सटेंड कर चुका है, या जो भी रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड में, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो गर्म हो जाता है, और इस पानी में जो सल्फ़र, मिनरल और सॉल्ट की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये हॉट स्प्रिंग्स इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एरिया में पाए जाते हैं, और इनका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और पूरे साल इनका ये टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रहता है। तो देखिए, राजगीर में जो है 4 हॉट स्प्रिंग्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, इसको जो है सप्तधारा भी बोलते हैं। उसके बाद है मखदुम कुंड। तो ये चारों जो है राजगीर में प्रेजेंट है, और इसमें से जो ब्रह्म कुंड है वो सबसे हॉटेस्ट है। 87 डिग्री सेल्सियस इसका जो वाटर है उसका टेम्परेचर है। इसके अलावा मुंगेर में आपको 4 याद रखने हैं, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। तो ये चारों जो हैं वो मुंगेर में प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।